हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल 25 क्वेश्चंस जो आपका अभी रिसेंट एग्जाम्स फिनिश हुआ है। एसएससी एमटीएस टोटल आपके 57 सेट्स पूछे गए थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अधिक से अधिक सेट में आपके साथ डिस्कस कर सकूं। अभी आपका रिसेंट एग्जाम्स एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 बेसिकली आपका ये 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे अपने एग्जाम्स में इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज से आपके एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं या फिर आपको टॉपिक रिपीट होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि एज इट इज जो आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एज इट इज क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए थे आपके इसी पर्टिकुलर शिफ्ट में एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में। तो आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो बेसिकली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर सीरीज में सेट नंबर 4 डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको सेट नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुका हूं। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको फोकस करना है। जो भी वीडियो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं अपलोड किया हूं, कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और आप ये चाहते हैं कि आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सएप आपको करना है। आपको गाइड कर दिया जाए कैसे आपको पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड करना है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि जो आपके गयासुद्दीन तुगलक के डेथ के बाद से जो है सिंहासन पे कौन बैठे थे, कौन रूलर बने थे, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर महमूद तुगलक या फिर खुसरो खान या फिर मुबारक खान। तो याद रखिए बहुत ही फेमस रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक MBT। क्लियर। तो इनके बाद से जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है बेसिकली सिंहासन पे बैठते हैं, आप बोल सकते हो कि रूलर बनते हैं। क्लियर। दिल्ली सल्तनत से फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल, चाहे आपका एसएससी एमटीएस। तो फर्स्ट डायनेस्टी का नाम आपको याद रखना है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को बेसिकली हम गुलाम वंश कहते हैं। देन आफ्टर आपका जो है खिलजी डायनेस्टी। देन आफ्टर आपका जो है गुलाम खिलजी तुगलक। देन आफ्टर आपका तुगलक डायनेस्टी। देन आपका जो है 4th नंबर पे सया डायनेस्टी और 5th आपका जो है वो लोधी डायनेस्टी। तो आपके फाउंडर्स के नाम पूछा जाता है। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और ये आपके गुलाम खिलजी तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक आपके गयासुद्दीन तुगलक, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देन आफ्टर आपके सैयद वंश के डायनेस्टी आपके जो है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? खिज्र खां। और ये लोधी डायनेस्टी, इसके फाउंडर कौन थे आपके जो है वो बहलोल लोधी। क्लियर। तो इसका आंसर बेसिकली महमूद बिन तुगलक हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक बोल सकते हो कि आपके ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड से आपके एग्जाम से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप बोल सकते हो कि जो आपका अर्ली टर्किश रूलर, इससे पहले दिल्ली पे सबसे पहले किसका जो है शासन था? तो राजपूत डायनेस्टी, जो जिसमें से आपका नाम पूछा जाता है तोमर। तोमर वंश का जो है बेसिकली ये ड्यूरेशन रहा है आपका अर्ली 12th सेंचुरी 1165। क्लियर। अनंगपाल जिसका ड्यूरेशन था 1130 से 1145 और ये चौहान वंश का जो ड्यूरेशन रहा है आपका जो 1165 से लेकर के 1192। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे आपके चौहान वंश के 1175 से 1192। ये सीक्वेंस से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका जो है स्लेव डायनेस्टी या फिर अर्ली तुर्किश रूलर्स का नाम आप देख सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक, देन आफ्टर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, देन उसके बाद से रजिया। रजिया बेसिकली जो है इल्तुतमिश की जो है बोल सकते हो कि पुत्री का नाम है। और ये गयासुद्दीन बलबन। क्लियर। ये उनका ड्यूरेशन 1266 से लेकर के 1287 तक बेसिकली जो है देखने को मिलता है। बेसिकली आपको सीक्वेंस याद रखना है, खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, देन आफ्टर आपके अलाउद्दीन खिलजी और ये तुगलक डायनेस्टी 1230 से लेकर के 1414 तक। क्लियर। 14 से 14 तक। गयासुद्दीन तुगलक का नाम आप यहाँ पे देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद से मोहम्मद तुगलक। तो ये बेसिकली आपसे एग्जाम्स में पूछा गया था मोहम्मद तुगलक के बारे में, जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये आपसे पूछा गया था। तो आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना, इस पर्टिकुलर स्लाइड से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर आपके फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक के बाद से, और उसके बाद से सैयद डायनेस्टी, खिज्र खां इसके फाउंडर थे, और लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी। क्लियर। इसका ड्यूरेशन आप बोल सकते हो 1451 से लेकर के 1489 तक। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड। 1320 से ये 25 इनका ड्यूरेशन है। गयासुद्दीन तुगलक बोल सकते हो फाउंडर थे आपके तुगलक डायनेस्टी के, और उन्होंने जो है बेसिकली जो है तुगलकाबाद सिटी के स्थापना करी थी, बेसिकली ऐड करी थी जो है दिल्ली में। क्लियर। तुगलकाबाद शहर। और उसके बाद से आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
उन्होंने जो है रिप्लेस करी थी जो भी आपके मैन जो होते थे किसके साथ, हॉर्सेस के साथ, आपके कोरियर सिस्टम, उसको उन्होंने क्या किया था, रिप्लेस किया था। मैन को रिप्लेस किया था किसके साथ, हॉर्सेस के साथ, कोरियर सिस्टम में। ऐसे आपको याद रखना है। उन्होंने स्टार्ट करी थी डॉक सौकीस व्यवस्था की, और उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका ड्यूरेशन आप बोल सकते हो 1325 से लेकर के 51 तक, वे बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत पढ़े लिखे थे। महमूद बिन तुगलक बहुत पढ़े लिखे, उनके पास बहुत चीजों का ज्ञान था, क्लियर, बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। और उनके समय में बेसिकली जो है विजयनगर एम्पायर, जो आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है 1336 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद से जो है बहमनी आपकी डायनेस्टी, इसी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोनों ही आपके बोल सकते हो कि आपके ये राज्य उभरे थे, बहमनी वंश और उसके साथ साथ आपके विजयनगर साम्राज्य 1347 में, क्लियर, बहमनी वंश, क्लियर। इब्न बतूता बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इब्न बतूता मोरक्को से इसी पर्टिकुलर आपके जो आपके महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आए थे। उन्होंने जो एक बुक की रचना भी करी थी। इब्न बतूता का बुक का क्या नाम है, पूछा भी जाता है, किताबुल हिंद, क्लियर। और उन्होंने ऐड करी थी जहां पनाह सिटी दिल्ली में, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी टोकन करेंसी, ये भी आपके पूछा जाता है, टोकन करेंसी या फिर कॉपर कॉइन्स। और उन्होंने डिसाइड करा था बेसिकली जो है दिल्ली से जो भी कैपिटल था उसको ट्रांसफर करी थी देवगिरी, या फिर देवगिरी को हम दौलताबाद के भी नाम से जानते थे। और उन्होंने बेसिकली जो है अपने बोल सकते हो कि दोआब रीजन में उन्होंने कर को जो है बेसिकली टैक्स को उन्होंने जो है रेवेन्यू को बेसिकली जो टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज किया था। ये उनका गलत डिसीजन साबित हुआ था, या बोल सकते हो कि ये इंट्रोड्यूस करना टक्कन करेंसी, उसके बाद से जो है आपका ये कैपिटल को ट्रांसफर करना, उसके बाद से जो है गंगा यमुना दोआब में टैक्स को इंक्रीज करना, ये सारे के सारे आपके ये रॉन्ग डिसीजन साबित हुए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के, क्लियर। उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी तकावी लोन्स, बेसिकली जो है वो कल्टीवेशन के लिए फार्मर्स को दिया जाता था। उन्होंने बेसिकली एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना भी करी थी, दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि उन्होंने बेसिकली जो इनकी डेथ कब हुई थी, तो थर्ड टाइम इनकी डेथ हुई थी, थर्ड टाइम में 1351 में। ये जब बोल सकते हो कि सिंध डिजर्ट में गए थे, बेसिकली जो है रेवेलियन जो हुआ था ना तगई में, उसको बेसिकली जो है इसी रेवेलियन को, विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, तो इनकी डेथ हो गई थी थर्ड टाइम में 1351 एडी में, क्लियर। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप याद रखेंगे, उन्होंने जजिया एक टैक्स हुआ करता था, उसको उन्होंने इंपोज किया था, उसको उन्होंने स्टार्ट करी थी जजिया को, क्लियर। ज्वालामुखी टेम्पल उन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था, उसको विध्वंस किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और बोल सकते हो कि उन्होंने जो है प्रोटेक्ट करी थी संस्कृत स्क्रिप्चर्स, और उन्होंने स्टार्ट करी थी ट्रांसलेशन किसमें, जो है पर्शियन में, क्लियर। और उसके बाद से आपको याद रखना है कि उन्होंने जो बेसिकली लिंक रिवर्स के साथ साथ, और बोल सकते हो कि उन्होंने जो है इरिगेशन व्यवस्था की भी उन्होंने प्रोवाइड कराया था, क्लियर। वो विद द हेल्प ऑफ 4 कैनाल्स के बारे में भी इनके बारे में आपको याद रखना है। उन्होंने जो है इरिगेशन के लिए जो है 4 कैनाल्स को भी एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने बेसिकली जो है एक वाटर सेस लगाया था, जिसका क्या नाम था, हक ई सर्व, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रिटिश कॉल्ड बेसिकली फादर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, इनको कहते हैं, किनको, जो है फिरोज शाह तुगलक। और उन्होंने स्टैब्लिश करी थी दीवाने खैरात, जो आपका चैरिटी दान विभाग ऐसा बोल सकते हो। और ये उन्होंने स्टैब्लिश करी थी दीवाने बंदेगन, ये बेसिकली आपका ये स्लेव डिपार्टमेंट था। उन्होंने स्टैब्लिश करी थी जो है सैरिस, जो आपका अरेस्ट हाउस था, जो आपका बेनिफिट्स और जो मर्चेंट्स, और उसके लिए आपके जो भी अदर ट्रैवलर्स जो हुआ करते थे, बेसिकली उन्होंने जो है वो इसकी स्थापना करी थी। ये आपका जो है सैरिस क्या था, सराय बोल सकते हो, ये आपका अरेस्ट हाउस था, क्लियर। और उन्होंने अडॉप्ट करी थी इक्तदार फ्रेमवर्क, जो उन्होंने स्टैब्लिश करी थी 4 न्यू टाउन्स, लाइक आप बोल सकते हैं फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और उसके साथ साथ हिसार। इन्होंने 4 बोल सकते हो कि जो है सिटी को भी उन्होंने स्टैब्लिश करी थी, बोल सकते हो कि आपके फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने स्टैब्लिश करी थी हॉस्पिटल्स, जिसे हम दारुल सफा के नाम से जानते हैं, क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ बेसिकली जो है 1388 में हुई थी। और उसके बाद से जो है मोहम्मद शाह, ये बेसिकली आपके मोहम्मद शाह जो है सिंहासन पे बैठे थे, बोल सकते हो, क्लियर। तो ये आपके जो है महमूद शाह के बाद से बेसिकली जो है तैमूर ने क्या करी थी कि जो आक्रमण करी थी, ये आपको याद रखना है 1398 इनके ड्यूरेशन के शासन काल में, आप ऐसा बोल सकते हैं, मोहम्मद शाह के शासन काल में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे।
पुदुमई पेन नाम का स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो याद रखिए पुदुमई एक प्रकार का जो पेंशन स्कीम था जो तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया था। पुदुमई पेन स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम के जरिए जो है 1000 मंथ्स जो है पर मंथ बेसिकली प्रोवाइड किया जाता था। किसको जो है किया जाएगा? बेसिकली गर्ल्स को, जब उनका कंप्लीशन फॉर यूजी इट मींस ग्रेजुएशन के लिए उनको 1000 पर मंथ उनको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो यूजी डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई या फिर कोई भी अदर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स के लिए उनको 1000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। ये किसका डिसीजन है? ये बेसिकली जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट का डिसीजन है। क्लियर? तो ये बेसिकली आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये जो बेसिकली इसको मर्ज किया गया था जो किसके साथ? 1989 में। तो बेसिकली आपका नेशनल रूरल आपका एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को मर्ज किया गया था जवाहर रोजगार योजना के तहत। क्लियर? इसके साथ मर्ज किया गया था 1989 में। 1989 में जो है बेसिकली आपका ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP को जो बेसिकली रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम RLEGP जो बेसिकली इसके साथ मर्ज किया गया था। जो है आपका सिंगल रूरल आपका जो है ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जिसे हम जवाहर रोजगार योजना के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये आपका स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आपका जो है बेसिकली इसे रीनेम भी किया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM मिशन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। रुक्मणी देवी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही रिनाउंड आपके जो है डांसर है, आपको बताना है किस पर्टिकुलर ये जो है इनका क्या जो है किस क्लासिकल डांस के एक्सपोनेंट मानी जाती है रुक्मणी देवी। ये बेसिकली इनको जो है इंडियाज टुडेज लिस्ट ऑफ 100 पीपल जिन्होंने इंडिया को शेप दिया था इनके लिए भी जाने जाती है। उनको अवार्ड भी दिया गया है बेसिकली जो है पद्म भूषण उसके 1956 में, और उसके साथ साथ संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी 1967 में दिया जा चुका है। क्लियर? तो बेसिकली आपको बताना है किस डांस से ये बेसिकली ये इनका नाम एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर मणिपुरी? तो आप बोल सकते हैं कि भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट है रुक्मणी देवी। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है भारतनाट्यम के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, उसके बाद से जो है विजया निथिमाला और उसके साथ साथ सीमा कर्मणी और आपके पद्मिनी। क्लियर? कथक के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट बिरजू महाराज, उसके बाद से नाहिद सिद्दीकी, उसके बाद से लस्सू महाराज और गोपी कृष्णा, देन आपके सस्वत सेन और ये आपका मंजरी चतुर्वेदी। कथकली के एक्सपोनेंट आप याद रखेंगे के कृष्णन नायर, के नायर भी आप याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी के मल्लिका साराभाई। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कितने आपके टोटल क्लासिकल डांस है? 8 क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का और कथक नॉर्थर्न इंडिया उत्तर प्रदेश भी आप बोल सकते हो। कभी कभी पूछा जाता है कि आपका कथक नॉर्दर्न इंडिया का तो है लेकिन पर्टिकुलर किस स्टेट का इंपॉर्टेंट आपका ये क्लासिकल डांस है? कथक उत्तर प्रदेश आप बोल सकते हो। कथकली केरल, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का और ये सतरिया आपका जो है असम का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है। सुगी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट आपका फेमस फोक डांस फॉर्म है। बेसिकली किस स्टेट में हमें देखने को मिलता है सुगी फोक डांस? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर सिक्किम? तो याद रखिए आपका इंपॉर्टेंट आपका ये फेमस फोक डांस है कर्नाटक स्टेट का सुगी डांस। और ये बेसिकली आपका हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है आपका ये सुगी डांस, और ये बेसिकली जो है ये परफॉर्म किया जाता है हलाकी ट्राइब के द्वारा। आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंडिया में बेसिकली एक जो है माइक्रो फाइनेंस लोन जो है वो डिफाइन किया गया था एज ए कोलेट्रल फ्री लोन। क्लियर? तो बेसिकली जो है जो हाउस होल्ड हैविंग आपका जो एनुअल इनकम कितने से कितने रुपए तक आपका होना चाहिए आपका जो है वो इनकम डिसाइड किया गया था एज ए अक्टूबर बोल सकते हो कि आपका ये न्यूज था 2022 का। RS 1 लाख या फिर 8 लाख या फिर 3 लाख या फिर 5 लाख। तो याद रखिए इसके अंदर आपको जो है 3 लाख के जो है इनकम डिसाइड किया गया था एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपका माइक्रो फाइनेंस लोन जो है बेसिकली इसको डिफाइन किया गया था कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू ए हाउस होल्ड हैविंग एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितना होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था रिसिस्ट सोर्स आपको विटामिन सी के बारे में आपको बताना है। लेमन, काउ मिल्क या फिर पोटैटो या फिर
कुकुम्बर। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपका लेमन का इमेज है। तो विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में हमें लेमन में देखने को मिलता है। विटामिन के बारे में आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं। विटामिन आपके जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और देन सेकंड आपका जो है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन केवल और केवल आपके जो है वो 2 होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके जो है कीड़ा से याद रखेंगे के, और उसके बाद से जो है ई, डी और ए, कीड़ा। तो ये आपके जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्लियर। तो विटामिन बी जो होता है ना बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है बी वन बेसिकली आपका थायमीन होता है इसका जो है साइंटिफिक नेम। उसके बाद से विटामिन बी टू राइबोफ्लाविन, विटामिन बी3 आपका जो है निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी4 नहीं होता है, याद रखना है विटामिन बी4 नहीं होता है, विटामिन बी5 होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन बी6 आपका जो है वो क्या होता है, विटामिन बी6 आपका पायरिडॉक्सिन होता है, और विटामिन बी7 आपका बायोटिन होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन बी9 आपका ये फोलिक एसिड होता है। विटामिन बी12 जो होता है आपका साइनोकोबालामिन होता है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट मेटल जो है वो कोबाल्ट देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है विटामिन बी से रिलेटेड। और विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम जो होता है वो बेसिकली आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये खट्टे फलों में जैसे कि आपका लेमन हो गया, उसके साथ साथ आप आंवला बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद से आपको फैट सॉल्युबल विटामिन आपके विटामिन ए के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद से जो है के, ई, डी, ए। विटामिन के का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है आपका जो है वो नैफ्थोक्विनान होता है। क्या होता है आपका ये नैफ्थोक्विनान होता है विटामिन के। और इसकी जो है कमी से जो आपका ब्लड की क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के होता है। ई जो होता है आपका ये फाइलोक्विनोन होता है। क्लियर। और विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी का जो आपका साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है आपका ये कैल्सीफेरॉल होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स डिजीज होता है। विटामिन ए का जो आपका साइंटिफिक नेम जो होता है वो आपका रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का। और इसकी कमी से बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हमें देखने को मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस तो सबको पता होता है, नाइट ब्लाइंडनेस तो सबको पता है कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन आपको याद रखना है जीरोफ्थैल्मिया भी एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो विटामिन ए के द्वारा जो है आपका ये कॉज किया जाता है। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे विटामिन से रिलेटेड। क्लियर। काउ मिल्क बेसिकली जो है मिल्क को हम क्या मानते हैं कि मिल्क को बेसिकली हम कंप्लीट फूड मानते हैं, संपूर्ण आहार मानते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें लाइक आप कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में मिलता है मिल्क में। क्लियर। पोटैटो के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। कभी कभी आपकी एग्जाम्स में जो है वो साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, इट मींस पोटैटो का बोटेनिकल नेम आपसे पूछ लिया जाता है। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन एसएससी सीपीयू जैसे एग्जाम से पूछा जाता है। तो क्या नाम होगा इसका, पोटैटो का जो है आलू का जो है बोटेनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरेशम होता है। क्लियर। और ये आपका कुकुम्बर बेसिकली आपका खीरा होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि जायद क्रॉप है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि ये जायद क्रॉप है आपका ये कुकुम्बर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आपका एनर्जी कन्वर्जन जो होता है बेसिकली ये बैटरी में जो किस एनर्जी से किस एनर्जी में कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है बैटरी में। केमिकल एनर्जी आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या फिर केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, या फिर केमिकल एनर्जी आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें कन्वर्ट होता है बैटरी में एनर्जी कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, किसमें आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरीज का था, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, या फिर लक्षद्वीप, या फिर दादर एंड नगर हवेली। तो याद रखिए दमन एंड दीव का सबसे जो है आपका लोवेस्ट सेक्स रेशियो था यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में। इंडिया का जो है सेक्स रेशियो कितना था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 943। इट मींस 943 नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल पे। क्लियर। सेक्स रेशियो बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है 1000 आपके मेल पे। क्लियर। नंबर ऑफ फीमेल बेसिकली जो आपका 1000 मेल्स पे आपका सेक्स रेशियो होता है। हरियाणा का जो है सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो था स्टेट की कैटेगरी में जो 877, और आपके जो है दमन एंड दीव का सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो कितना था यूटी के कैटेगरी में 618, और ये केरल का जो है सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो 1084। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर एक ऑटोबायोग्राफी है किस पर्टिकुलर फेमस पर्सनालिटी की, बेंटिनो मुसोलिनी, या फिर एनी फ्रैंक, या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, या फिर बराक ओबामा। तो बराक ओबामा का इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि फेमस पर्सनालिटी है आपके जो है इनके बायोग्राफी का क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी
ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो। बेंटिनो मुस्सो डिनो का एक इंपॉर्टेंट आपका बुक है ए लाइफ फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इनका बुक है, ना कि इनका बायोग्राफी का नाम है। एनी फ्रैंक के बायोग्राफी आप यहाँ पे देख सकते हो जो है मोलिशा मुलर, क्लियर। तो ये आप इंपॉर्टेंट इनका जो है ऑप्शन में था, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको यही देखने को मिला है मुझसे बेसिकली जो है गूगल में, तो मैं इसको एज इट इज आपके सामने जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लियर। बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, तो याद रखेंगे आप। और नेक्स्ट आपको याद रखना है ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो फेमस सॉन्ग जो है एक जो है कंपोज किया गया था किस, बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर सॉन्ग का नाम बताना है। म्यूजिशियन का नाम यहाँ पे मेंशन है राहुल देव बर्मन। और तो आप बताइए, अगर आपने शोले मूवी देखा होगा तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, केसरिया, या फिर जो है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, या फिर ए दिल है मुश्किल। तो आप बता सकते हो कि राहुल देव बर्मन के द्वारा कौन सा आपका जो है ये फेमस सॉन्ग जो है वो कंपोज किया गया था। तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, क्लियर। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो सॉन्ग जो है बेसिकली बर्मन जी के द्वारा कंपोज किया गया था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, 1975 में। और ये बेसिकली जो है किशोर कुमार की आवाज में बेसिकली इस पर्टिकुलर गाना को जो है वो गाया गया था, क्लियर। कंपोज जो किया गया था बर्मन के द्वारा, और ये गाया किसके द्वारा गया था, तो किशोर कुमार के द्वारा, क्लियर। जो प्रेसिडेंट से बेसिकली जो आपके इलेक्शन होते हैं इनके से रिलेटेड आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इनका इलेक्ट किया जाता है मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, जो किसी इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो मिलकर के बना होता है। जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं दोनों हाउस के आपके पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं आपके स्टेट्स के। तो आप बताइए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोनों आपका सही एक स्टेटमेंट है, या फिर केवल एक है, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों में से आपका जो केवल दो। तो आप कह सकते हो कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका ये इनकरेक्ट है। तो क्या होगा, नीदर फर्स्ट, या फिर बोल सकते हो कि नॉर सेकंड। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, क्योंकि आपको भी पार्टिसिपेट करना, बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा जाता है, लेकिन इसका आंसर आपका जो है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड हो जाएगा, क्लियर। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा ही दूंगा, पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा एक्सप्लेनेशन को, लेकिन आपको खुद से भी कुछ ट्राई करना है। ये इसका आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जनवरी 2022 में बेसिकली इंडिया के द्वारा जो है वो साइन किया गया था ये 374.96 मिलियन डील किस पर्टिकुलर कंट्री के बीच। आपको बताना है सिंगल बजट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर था, फिलीपींस या फिर ईरान या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर इराक। तो याद रखिए किसके द्वारा डीलिंग हुई थी, फिलीपींस के द्वारा, क्लियर। ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जनवरी में बेसिकली इंडिया के द्वारा साइन किया गया था 374.96 मिलियन, और जो आपका फिलीपींस के साथ हुआ था, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। ये जो बेसिकली आपका ये जो सिंगल बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर था, जो आपका सप्लाई करना था, बोल सकते हो कि 3 बैटरीज ऑफ असोर वेस्ट, जो आपका एंटी शिप वेरिएंट आपका जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका जो सेल जो होता है ना, कोशिका जो होता है, उसमें बेसिकली जो हेरिडिटी मटेरियल जो आपका ये कंपोनेंट जो होता है आपका ये डीएनए जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, बेसिकली आपका हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए किस में, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली आपका 2 टाइप्स का होता है, आरएनए, उसके बाद से आपको याद रखना है डीएनए। तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। और ये डीएनए जो होता है बेसिकली जो है हेरिडिटरी मटेरियल्स के रूप में इसे जाना जाता है। आरएनए बेसिकली जो है ये वायरस के केस में, जो वायरस जो होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक हम मानते हैं। तो प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिव लिंक किसे मानते हैं, तो यूग्लिना को मानते हैं। यूग्लिना को बेसिकली हम प्लांट एंड एनिमल के बीच की कैटेगरी मानते हैं, ये यूग्लिना को, क्लियर। और ये वायरस बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक माना जाता है, और इसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली आरएनए भी आपका यूज होता है। वायरस के केस में डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए या फिर आरएनए दोनों में से कोई एक ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों नहीं हो सकता है। वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में दोनों यूज नहीं हो सकता, ये आपका जो है वायरस के केस में एक्सेप्शन होता है।
और आपको याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो है डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। आरएनए बेसिकली जो आपको साइटोप्लाज्म में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में, और डीएनए जो है कहाँ देखने को मिलता है डीएनए, तो बेसिकली न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये सेल वॉल क्या होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेसिकली हम सेल मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। इसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी का 3 नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर इमेज में देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूंगा। मैं पूरा का पूरा जो वीडियो मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतरीन, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं एक पर्टिकुलर वीडियो में, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये आपका जो प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। तो प्लांट सेल बेसिकली और एनिमल सेल दोनों ही आपका जो है बोल सकते हो कि ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल माना जाता है। और यूकैरियोटिक सेल में आपका जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। दोनों ही सेल में आप न्यूक्लियस देख सकते हो, और इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल देखिए यहाँ पे, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। और ये सेल वॉल जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, तो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। ये सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज आपका जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है। और ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, तो पॉलीसेकेराइड आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपका 3 टाइप्स में फ्रीक्वेंटली ये डिवाइड होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और एक आपका ओलिगोसेकेराइड भी होता है। ओलिगोसेकेराइड भी होता है, देन आफ्टर आपका जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है। क्लियर। मोनोसेकेराइड में आपका जो है सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे के सारे आपके मोनोसेकेराइड होते हैं। डाइसेकेराइड में आपके सुक्रोज होता है, उसके बाद से माल्टोज बोल सकते हो, आपके डाइसेकेराइड के एग्जांपल है, जिसमें आपके ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं इसके फॉर्मेशन में। और ये आपके ओलिगोसेकेराइड, ग्लूकोज के जब नंबर्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 2 to 8, तो आपका ओलिगोसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। पॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ, इट मींस आपका जो है मोर देन 8 से अधिक जब आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस केस में आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड आपका ये सेलुलोज भी होता है, काइटिन भी होता है, देन आफ्टर आपका ग्लाइकोजन भी होता है। ग्लाइकोजन बेसिकली आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, किसके केस में, ह्यूमन बीइंग्स के केस में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो सेल वॉल बेसिकली पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये सेल वॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली ये आपका ये जो पार्ट जो होता है ना, बेसिकली आपका साइटोप्लाज्म जो होता है ना, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म, आपको फोकस करना है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में बटा होता है, आपका एक साइटोप्लाज्म में, और देन आफ्टर आपका सेकंड जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप डेंस स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सघन जो आप देख रहे हो जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। और ये बेसिकली जो है ये प्रोटोप्लाज्म का ये बेसिकली जो है वो पार्ट होता है। क्लियर। तो प्रोटोप्लाज्म को एक इंपॉर्टेंट आपके जो हक्सले नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन की भौतिक आधारशिला है। किसने कहा था, हक्सले ने कहा था। तो जो आपका ये जेली लाइक सबस्टांस जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इसी में बेसिकली आपके सारे के सारे कोशिकांग आपके प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखिए वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल, एक ही रिक्तिका आपको देखने को मिलेगा प्लांट सेल के केस में। लेकिन ये जो वैक्यूल्स जो रिक्तिका जो होता है मोर देन 1, एक से अधिक आपको देखने को मिलेगा एनिमल सेल में। तो बहुत ये आपका ये डिफरेंस आप बोल सकते हो कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ राइबोसोम्स के भी बारे में याद रखेंगे। ये आपका प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है। और ये 70s राइबोसोम्स आपके जो है प्रोकैरियोट्स में होते हैं, 80s राइबोसोम्स आपके यूकैरियोट में होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियस को बेसिकली हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सारा का सारा जो भी मैकेनिज्म जो होता है एक सेल के अंदर, उसको कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बोल सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। एक रफ होता है, रफ में आपको राइबोसोम्स नजर आएंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। लाइसोसोम्स को बेसिकली सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। ये भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा ही जाता है आपके एग्जाम्स में। होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सेंट्रियोल केवल और केवल आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। माइक्रोविलाई देख सकते हो, गोल्गी एपरेटस देख सकते हो, दोनों में गोल्गी एपरेटस देखने को मिलता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। न्यूक्लियोलस बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी रॉबर्ट फंटाना ने करी थी, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आप याद रखेंगे नाम। वॉक्सिजोम्स आपको देखने को मिलेगा जो है वो एनिमल सेल में। और ये दैट्स इट, आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत कंटेंट आपके साथ हो गया, आपको बेसिकली याद रखना है।
मेगास्थनीज एक इंपॉर्टेंट आपके जो है राजदूत थे, ग्रीक यूनानी राजदूत थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य या फिर पुष्यमित्र शुंग, हर्षवर्धन या फिर अशोक। तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो बोल सकते हो कि जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। इनके गुरु का नाम से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है कौटिल्य चाणक्य, जिन्होंने एक बुक की रचना भी करी थी अर्थशास्त्र, और जो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। क्लियर। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त, इनको 3 नामों से जाना जाता था। क्लियर। और ये आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग बेसिकली जो है शुंग डायनेस्टी के फाउंडर है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, आपको नाम बताना है बेसिकली। बाणभट्ट मैं बता रहा हूँ, बाणभट्ट। और ये इनके जो है 2 बुक का नाम आप याद रखेंगे, हर्षचरित और उसके साथ साथ कादम्बरी, जिसकी रचना बाणभट्ट ने करी थी। और उसके बाद से आपको याद रखना है हरिसेन, हरिसेन से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपके हरिसेन जो आपके दरबारी कवि थे, किसके? जो है समुद्रगुप्त के। जी समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन के भी नाम से जानते हैं। अशोक के बारे में आपको याद रखना है, अशोक के बेसिकली जो है ये बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के या फिर पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार, ना कि बिंबिसार। बिंबिसार बेसिकली हर्यक वंश के संस्थापक थे, लेकिन बिंदुसार बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के या फिर पुत्र का नाम था। और ये बिंदुसार के जो लड़के हुए आपके अशोक थे। क्लियर। तो बेसिकली आपको याद रखना। और ये ग्रेट रूलर थे आपके इंडिया में, और ये कलिंग वॉर के लिए काफी फेमस है। जो कलिंग वॉर जो हुआ था 261 बीसी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दक्कन प्लेटू बेसिकली एक ट्रायंगुलर लैंड मास होता है इंडिया में, बेसिकली लाइज होता है, सिचुएटेड आप बोल सकते हो किस रिवर के साउथ में? गंगा, कृष्णा, तापी या फिर नर्मदा। तो इस पर्टिकुलर इमेज में आप फोकस कीजिए, ये आपका जो है दक्कन प्लेटू है। क्लियर। और ये जो आप विंध्य और उसके साथ साथ सतपुरा, इसके बीच में एक रिवर बहती है, इस रिवर का क्या नाम है? नर्मदा। तो आपका आंसर निकल गया। नर्मदा के साउथ में बेसिकली आप ऐसे डायरेक्शन को देखते हो ना, नॉर्थ, साउथ, उसके बाद से ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे आपका ये गंगा, ये आपका जो है नर्मदा रिवर है। तो नर्मदा रिवर के साउथ में आपको जो दक्कन प्लेटू देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा रिवर हो जाएगा। क्लियर। ये गंगा भी एक इंपॉर्टेंट आपका जो है वो रिवर है, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज का नाम आप याद रख सकते हो, राम गंगा गोमती, राम गंगा गोमती, घाघरा गंडक कोसी। क्लियर। यमुना भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, बोल सकते हो कि जो है यमुना की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। उसके साथ साथ सुंदरबंस डेल्टा जो आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, सुंदरी ट्रीज या फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। छोटा नागपुर आप यहाँ पे देख सकते हो, अरावली रेंज, उसके साथ साथ जो है विंध्या रेंज देख सकते हो, थार डेजर्ट देख सकते हो, और ये वेस्टर्न घाट और ये आपका ईस्टर्न घाट है। क्लियर। और ये आपका रेन ऑफ कच्छ जो है बेसिकली गुजरात में देखने को मिलेगा। और उसके बाद से जो है ये गारो, खासी, जयंतिया, 3 हिल्स आपको देखने को मिलेगा जो है वो मेघालय में। क्लियर। और ये आपका नीलगिरी हिल्स है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के जो पॉइंट जो होता है जहाँ पे मीट करता है उसे हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। और ये आपका कार्डमम हिल्स है, तमिलनाडु में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट मैप्स है जो जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको बताना है बजरंग पुनिया ने उन्होंने विन करी थी, जीता था गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2020। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो है ये इनका पर्टिकुलर गेम क्या है? तो ये रेसलिंग है, पहलवान है। तो ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं बजरंग पुनिया जी को। फर्स्ट हाई कोर्ट जो इंडिया में बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था किस पर्टिकुलर ईयर में? 1860 या फिर 1862 या फिर 1867 या फिर 1857। तो इस समय तो नहीं होगा ना, इस समय तो 1857 की क्रांति हो रही थी। तो आपका हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 1862 होगा। क्लियर। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर ईयर में जो 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ड्यूरिंग बोल सकते हो ब्रिटिश रूल इन द सिटीज बॉम्बे, मद्रास और ये कलकत्ता। क्लियर। और ये आपका जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बोल सकते हो कि हाई कोर्ट्स आपके जो है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स है आपके इंडियन जुडिशरी में। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 1855 या फिर 56 में जो है बेसिकली एक रेवेलियन जो है हमें देखने को मिलता है, विद्रोह देखने को मिलता है। उस पर्टिकुलर विद्रोह का नाम बताना है। संथाल रेवेलियन, संथाल विद्रोह या फिर कोल विद्रोह या फिर रामोसी विद्रोह या फिर पाइका विद्रोह। तो ये बेसिकली देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में संथाल रेवेलियन। क्लियर। और ये आपके 4 सिबलिंग ब्रदर्स जो इस रेवेलियन को लीड कर रहे थे। सिंधु कान्हा का नाम अक्सर पूछा जाता है, सिंधु कान्हा, उसके साथ साथ चंद और उसके साथ साथ आपके भैरव भी थे। कब हुआ था आपका? ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली आपका जो है
18 जून 3055 से लेकर के जो है आपका फिनिश डेट यहाँ पे चला था 13 जनवरी 1857। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। यही क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम्स में एज इट इज पूछा गया था कि जो बैसाखी का जो फेस्टिवल बेसिकली हमें देखने को मिलता है पंजाब स्टेट में और ये सेलिब्रेट किया जाता है किस पर्टिकुलर मंथ में, यही क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 के एग्जाम्स में। नवंबर, अप्रैल या फिर अगस्त या फिर जनवरी में, तो बेसिकली आपका पर्टिकुलर फेस्टिवल जो होता है बैसाखी फेस्टिवल हमें अप्रैल मंथ में देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लियोनल मेसी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये फेमस प्लेयर है। आप यहाँ पे देखिए वो कौन सा गेम खेल रहे हैं, लियोनल मेसी, तो ये आपके फुटबॉल प्लेयर हैं। क्लियर, फेमस प्लेयर हैं फुटबॉल के। नेक्स्ट, रामप्पा टेम्पल बेसिकली जो किस गॉड से इस रामप्पा टेम्पल आपका डेडिकेटेड है, लॉर्ड राम या फिर जो है लॉर्ड विष्णु या फिर लॉर्ड इंद्र या फिर जो है लॉर्ड शिव। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देखिए जो है लॉर्ड बोल सकते हो कि शिव टेम्पल है आपका, ये जो है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल बेसिकली से हम रुद्रेश्वर टेम्पल के भी नाम से जानते हैं और ये शिव भगवान का जो है इंपॉर्टेंट आपका ये टेम्पल है, तेलंगाना स्टेट में हमें देखने को मिलता है। मॉसेस एंड लाइकेंस और मॉसेस दोनों आपके प्लांट्स होते हैं। मॉसेस आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इसे हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इंपॉर्टेंट आपको ब्रायोफाइट्स का नाम आपको याद रखना है, फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर आपके नेम है क्या, इसमें से कौन आपका ब्रायोफाइट्स नहीं है, तो आपको याद रखना है रिक्सिया मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम, पोगोनेटम। इतना सफिशिएंट है, आपको याद रखना है रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, एंथोसिरास, स्फैग्नम, पोगोनेटम। इतना नाम आप याद रखेंगे आपका काम चल जाएगा। ब्रायोफाइट्स के ये एग्जांपल है। क्लियर। लाइकेंस के बारे में आपको याद रखना है। लाइकेंस बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एल्गी के साथ साथ जो ये फंजाई से मिलकर के बना होता है। ये आपका ये लाइकेन ऑर्गेनिज्म ये बेसिकली आपका प्लांट होता है। क्लियर। तो ये बेसिकली एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोंट कहते हैं। थोड़ा सा मैं एडवांस बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के रिलेटेड ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एल्गल पार्टनर को हम फाइकोबायोंट कहते हैं और ये फंगल पार्टनर होता है बेसिकली उसको हम माइकोबायोंट कहते हैं। क्योंकि फाइकोबायोंट मींस व्हाट, फाइकोबायोंट मींस एल्गी का स्टडी जो होता है फाइकोलॉजी कहलाता है। एल्गी का स्टडी आपका फाइकोलॉजी कहलाता है और ये फंजाई का स्टडी आपका माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर। एल्गी आपका ऑटोट्रॉपिक होते, खुद जो है भोजन बनाने की में इसमें कैपेबिलिटी देखने को मिलता है। इसके पास क्लोरोफिल होता है लेकिन फंजाई के पास हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ये फॉलो करता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है और ये बोल सकते हैं कि अपने भोजन के लिए ये डिपेंडेंट होता है एल्गी पे। क्लियर। कुछ फंजाई का नाम आपको याद रखना है जैसे कि आपका ईस्ट हो गया, एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट आपका फंजाई होता है। अगेरिकस हो गया जिसे आप मशरूम कहते हो। राइजोपस हो गया, ये आपका जो है क्या है आपके ये फंजाई का नेम है। क्लियर। एल्गी का कुछ इंपॉर्टेंट मैं नेम आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है जो आपके डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी में मेंशन है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा है। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिका से मिलकर के बनने वाला एक आपका जो है ये ग्रीन एल्गी होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लियर। उसके बाद से आप कैरा का नाम याद रखेंगे। कैरा ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, कैरा आपका एल्गी का नाम है। क्लियर। तो इतना सफिशिएंट है। मॉसेस एंड लाइकेंस आपके जो है और लाइकेन से आपका इंडिकेटर ऑप्शन होता है जिसे हम बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस जो है बेसिकली एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और ये एसिड और बेसिक को जो आपका सॉल्यूशन जो होता है ना एसिडिक नेचर और बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर्टिकुलर लिटमस का यूज किया जाता है। क्लियर। ये आपका ब्लू लिटमस जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप बोलोगे कि इसका नेचर कैसा है, आपका एसिडिक है या फिर एसिड सॉल्यूशन है। अगर आपका रेड टू ब्लू, लाल से आपका ये नीला हो गया तो वो आपका ब्लू लिटमस पेपर। अगर आपका रेड लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू हो गया, लाल लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू हो गया तो आपका वो बेसिक सॉल्यूशन या फिर उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक हो या फिर वो सॉल्यूशन आपका बेस का होगा। तो ये आपको याद रखना है, फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मॉसेस एंड लाइकेंस जो होते हैं आपके जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपके टुंड्रा फॉरेस्ट में। टुंड्रा फॉरेस्ट के एक इंपॉर्टेंट आपके जो है ये प्लांट है, आप यहाँ पे मॉसेस देख सकते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं और ये आपका टुंड्रा फॉरेस्ट होता है, यहाँ पे लाइकेन हमें देखने को मिलता है।
और एक इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप बोल सकते हो। किस आर्टिकल में मेंशन है अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलेगा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 16। तो ऐसा पॉइंट आर्टिकल 16 में मेंशन है। ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका आर्टिकल 14 में मेंशन है। प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन पे आपको जो है प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 15 में, जो है किसके बेस पे? इसका कुछ ग्राउंड है, जैसे कि आपका जो है रिलीजन के बेस पे, उसके बाद से रेस पे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। क्लियर? आर्टिकल आप बोल सकते हो कि 15 में मेंशन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में मेंशन है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी नौकरी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आपका आर्टिकल 17 में मेंशन है। ऑलरेडी आपके प्रीवियस सेट्स में पूछा जा चुका है एसएससी एमटीएस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, जो है छुआछूत को जो है किसमें एबॉलिश करने की बात कहा गया है? आर्टिकल 17 में। और ये आपका जो टाइटल जो होता है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो उपाधियों का अंत जो होता है वो किसमें मेंशन है? आर्टिकल 18 में मेंशन है। और ये आपका पार्ट नंबर 3 में आपका 12 to 35 जो है बेसिकली आपका ये फंडामेंटल आपका राइट से रिलेटेड आपका आर्टिकल होता है। और ये 36 to 51 जो आपका आर्टिकल जो होता है 36 to 51 ये आपका जो है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आपका रिलेटेड होता है। और ये कॉन्सेप्ट आपका आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं। बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट आपके जो है मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिख में सुधार हुआ था, प्यूरिफाई हुआ था रिलीजियस प्लेसेस के द्वारा, किसको रिमूव करके जो है जो भी आपके बुराइयां फैली हुई थी समाज में, सोशल प्रैक्टिस जो आप बोल सकते हो कि जो है उनको रिमूव किया गया था। सिख का ये रिफॉर्मर्स था। आप बोल सकते हो कि सिख धर्म में जो है बोल सकते हो कि जो है सुधार किया गया किस पर्टिकुलर मूवमेंट के द्वारा। ये आपका फर्स्ट है नामधारी मूवमेंट या फिर अकाली मूवमेंट या फिर आपका जो है गदर मूवमेंट या फिर निरंकारी मूवमेंट। तो याद रखिए अकाली मूवमेंट का एक पर्टिकुलर ये रिजल्टेंट हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं। एक प्रकार का कैंपेन था जो आप बोल सकते गुरुद्वारा में ये कैंपेन हमें देखने को मिलता है, जो आपका सिख का ये पूजा करने का प्लेस होता है, सिख कम्युनिटी का जो है गुरुद्वारा। क्लियर? और ये इंडिया में जो है अर्ली 1920 में आपका स्टार्ट हुआ था। और ये जो मूवमेंट हुआ था बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हुआ था सिख गुरुद्वारा बिल 1925 में। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर बिल को आप याद रख सकते हो, जो आप बोल सकते हो कि जो आपका ये अंडर आपका कंट्रोल बोल सकते हो कि जो है एक कमेटी का नाम यहाँ पे मेंशन है, शिरोमणि गुरुद्वारा, ये आपका जो है प्रबंधक कमेटी। क्लियर? नेक्स्ट आपका पॉइंट है निरंकारी मूवमेंट को लेकर के। तो ये जो मूवमेंट है बेसिकली आपका इनिशियली बोल सकते हो कि जो है सिखिज्म से रिलेटेड था। और ये आपका जो इसको फाउंड कब किया गया था? 1840 में। किसके द्वारा? जो है बाबा दयाल दास के द्वारा, बाबा दयाल दास के द्वारा। क्लियर? और ये निरंकार का मतलब क्या होता है? निरंकार का मतलब फॉर्मलेस गॉड, मतलब गॉड का कोई भी आपका जो आकार नहीं होता, कोई भी आपका जो है वो शेप नहीं होता है। इट मीन्स वो गॉड जो होते हैं वो निरंकार होते हैं, बिना आकार के होते हैं। तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट का बोल सकते हो कि आपका ये पर्टिकुलर नारा था, पर्टिकुलर मोटो था निरंकार, फॉर्मलेस गॉड। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना है जो बेसिकली इस पर्टिकुलर मूवमेंट के द्वारा जो है वो रिजेक्शन दिया गया था आइडल्स, मूर्तियों को लेकर के, रिचुअल्स को लेकर के। और जो भी आपकी मूर्ति पूजा थी, जो आपका ये ब्राह्मण पुजारी थे जो क्या करते थे, उनको रिचुअल्स को बेसिकली जो है इसको रिजेक्शन हुआ था इस पर्टिकुलर मूवमेंट के द्वारा, निरंकारी मूवमेंट के द्वारा। क्लियर? इसी के साथ आपका जो है ऑल 25 क्वेश्चंस जो आपका एसएससी एमटीएस के एग्जाम्स में पूछा गया था 3 मई 2023 के एग्जाम्स में, आपका फर्स्ट शिफ्ट आप बोल सकते हो। मैंने काफी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। मैं पूरा का पूरा जो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ आपके सारे एसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका सीजीएल आपका प्री हो या फिर मेंस हो। आप इस पर्टिकुलर सीरीज से आप ये बहुत आपके जीएस जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम हॉल में। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ काफी डिटेल में मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे टॉपिक एक पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर? और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, बेसिकली वीडियो का फीडबैक आपको देना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में अगर कोई इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, कोई एडिशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए। जब तक आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 आपका शिफ्ट जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक अपने आप को मोटिवेशन बनाए रखना है। आपका जब शिफ्ट फिनिश हो जाएगा तब आप थोड़ा सा जो है अपने आप को रिलैक्स फील कीजिएगा, और तब तक अपने आप को मोटिवेशन जोन में रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।